आए हैं वो मंच पे कुछ इस तरह। अरे आए हैं वो हमारे मंच पे कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन में जैसे खिलखिलाने लगे। जी हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और बहुत कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए फरीदाबाद हरियाणा से मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विमल सर को। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। सबसे पहले तो मैं आपका और एमएस केसरी पब्लिकेशन का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मंच पर बुलाया और मेरे बारे में जानने का और मेरे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास किया। पुनः मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपके प्रकाशन का। मैं एक मुक्तक से अपनी बात आरंभ करता हूं। बहुत से लोग जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर है झूमती देखी। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर है झूमती देखी, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं, जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस कम उम्र में ये साहस देखकर ऐसा लगता है कि आप उन्हीं महान हस्तियों में से एक हैं जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाने का साहस रखती हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के ऊंचाइयों को, उन मुकाम को छुएं जिनकी आपने अपने जीवन में कभी आशा की। मैं अपने बारे में आरंभ करता हूं थोड़ा सा बताना। मैं बतौर सहायक प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। विषय मेरा शारीरिक शिक्षा है, मगर लिखने पढ़ने का शौक रखता हूँ और थोड़ा सा लिखता हूँ। और मेरी 2 कविताओं की पुस्तकें मार्केट में विराजमान हैं, स्थापित है। 6 मेरी किताबें शारीरिक शिक्षा मेरे सब्जेक्ट से संबंधित स्थापित है। और इससे पहले मैं अनेकों मंचों से, इवन आपके मंचों से भी कई बार मैं अपने कविताओं को पढ़ चुका हूँ। नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाता रहता हूँ, पब्लिकेशन है मेरे। और यूजीसी एक हमारा एमएमटीसी का प्रोग्राम है, यूजीसी चलाती है, जिनको जो सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, उसमें व्याख्यान देने जाता रहता हूँ। अभी हाल ही में मैं पिछले महीने ही महाराष्ट्र में अपनी पीएचडी की थीसिस कंप्लीट करके लौटा हूँ। बेसिकली मैं मूलतः फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ। फरीदाबाद के बिल्कुल अरावली, फरीदाबाद से निकलती है हमारी अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, वो शाखा वहां से निकलती है। उसी तलहटी में मेरा छोटा सा गांव है अनखीर, और बड़ा ऐतिहासिक हमारा गांव है। उस अनखीर का जो पहाड़ी जो है, हमारी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उसमें परसौन मंदिर, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, वहां पर हमने तैरना, पानी में नहाना, वहां सब सीखा है। और उसी के बगल में बड़कल लेक, अगर आप विश्व मानचित्र पर कहीं देखेंगे तो बड़कल झील बड़ी फेमस पर्यटन स्थल हमारा हरियाणा का रहा है, और हरियाणा की सबसे बड़ी झीलों में उसका नाम शुमार रहा है। और माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री महोदया थी, उनका पसंदीदा पर्यटन स्थल भी रहा है। हम जब बचपन में थे, हमने गाड़ी में बैठे अनेकों बार कई सारे राज्यपाल, कई सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को वहां देखा है। जहां तक मेरे बचपन की प्रारंभिक शिक्षा की बात है, तो गांव के ही प्राइमरी स्कूल में कुछ दिन मैं पढ़ा। उसके बाद मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, तो महादेव देसाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 16 में, वहां मैं पढ़ा। और इत्तेफाक से, गुरु लोगों की कृपा से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से आज उसी कॉलेज में, उसी महाविद्यालय में कार्यरत हूँ जहां पर मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले मेरे गवर्नमेंट जॉब में 4-5 सिलेक्शन हुए हैं। मैंने नवोदय विद्यालय समिति के लिए कुछ साल अपनी सेवाएं दी हैं, और मैं उड़ीसा के कालाहांडी नामक जो जिला है, वहां पर पोस्टेड रहा हूँ, नरला नवोदय विद्यालय में रहा हूँ।
उसके बाद मेरा केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ और केंद्रीय विद्यालय में चयनित होने के बाद मैं चंबा, हिमाचल का बड़ा खूबसूरत जिला है, डलहौजी से पहले एक बकलो कैंट नाम की जगह पड़ती है, वहां पर मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। कुछ समय 3.5 साल बाद मेरा ट्रांसफर हुआ। तबादला होने के बाद मैं दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय नंबर दिल्ली कैंट, भारत देश के बड़े विद्यालयों में उसकी मतलब गिनती में आता है, तो वहां पर मैंने 1.5 साल सेवाएं दी हैं। इन बिटवीन मेरा हरियाणा में दोनों स्कूल कैडर के लिए प्राइमरी भी और टीजीटी सिलेक्शन हुआ। दिल्ली में सिलेक्शन हुआ बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। और 2012 से मैं राजकीय महाविद्यालय, जो अपना हायर एजुकेशन सिस्टम है हरियाणा का, उच्चतर शिक्षा विभाग, उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 2015 में मैंने एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का कोर्स कंप्लीट किया और मैं तकरीबन 1-1.5 महीना नेवल बेस अपना जो कोची में है केरला में, वहां पर रहा। तकरीबन 1 महीना मैं कामठी में रहा। उसके बाद मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया और मुझे आप जैसे लोगों की दुआओं से 4 स्टेट का बेस्ट एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का मुझे खिताब भी मिला। अनेक बहुत ही मंचों से बेहतरीन। सम्मानित होता रहा हूँ। जहां तक फरीदाबाद की बात है तो फरीदाबाद हरियाणा का बड़ा फेमस जिला रहा है और आज भी अपने गांव के ही जो पुश्तैनी मकान है जो बाप दादा ने दिया है बनाकर, उसी में अपना जीवन गुजर कर रहा हूँ। 2 बेटियां हैं, बड़ी एमएससी मैथमेटिक्स में है, छोटी अभी कल परसों 12th का रिजल्ट आया है, 12th पास की है। एक बेटा है वो 9th क्लास में है। ये मेरा छोटा सा जीवन परिचय है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हमारे साथ एक ऐसे साहित्यकार जुड़े हैं जिनकी साहित्य की यात्रा और जो जीवनी है उसको सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी। तो अभी सिर्फ परिचय आपने सुना है, अभी पूरी कहानी, पूरी इतिहास जानना बाकी है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप फरीदाबाद हरियाणा से हैं, तो आदरणीय ये बताइए कि अगर हमारे श्रोता फरीदाबाद हरियाणा जाते हैं तो ऐसी कौन-कौन सी स्थलीय है जो उन्हें घूमनी चाहिए और ऐसी कौन सी व्यंजन है सबसे प्रसिद्ध जो उन्हें खानी भी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को आमंत्रित करता हूं अपने पुश्तैनी घर पर। आप हमारे घर आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब घर से बाहर आदमी कदम रखता है तो वो बेघर होता है और बेघर होने के हालत में उसके सबसे बड़ा ठहराव जो रात्रि का ठिकाना है वो बहुत बेहद जरूरी है। तो मैं इस मंच के बिल्कुल। माध्यम से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ अगर आपके श्रोतागण, दर्शकगण मेरा नंबर आप डिस्प्ले करेंगे, हमारे घर आए, रहने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। जहां तक घूमने की व्यवस्था है तो फरीदाबाद जो है औद्योगिक नगरी के नाम से फेमस है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ खुली हुई हैं, बहुत सारे व्यवसायिक धंधे हैं। अगर घूमने के पर्पज से बात करें तो मेरे गांव के बिल्कुल बगल में बड़कल लेक, जिसका पुनर्जन्म एक तरह से हो रहा है, क्योंकि वाटर लेवल डाउन जाने के कारण वो सूख गई थी, बट सरकार उसको दोबारा जीवित करने के उसमें लगी हुई है और कुछ हद तक जीवित कर भी पाई है। बड़ी अच्छी जगह है, अरावली का सौंदर्य आप वहां से ले सकते हैं। दूसरा, जो परसौन मंदिर की मैं बात कर रहा था, बड़ा फेमस जगह है, आप वहां जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला, जो शिल्प मेला है, फरवरी माह में जो लगता है, वो भी फरीदाबाद की जमीन पर लगता है। दिल्ली फरीदाबाद के बॉर्डर पर, मात्र मेरे घर से 8-9 किलोमीटर दूर है। आप वहां का आनंद ले सकते हैं। अगर फरवरी माह में आए तो सूरज कुंड मेला देखने से ना चूके। तीसरा, हमारे फरीदाबाद में भारत का सबसे दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा झंडा, तिरंगा जो है अपना फहरता है। टाउन पार्क है, तकरीबन 20 से 25 एकड़ में टाउन पार्क है, बड़ा फेमस टाउन पार्क है, वहां आप विजिट कर सकते हैं। हमारे फरीदाबाद में सिंथेटिक कोर्ट लगा हुआ, अपना ट्रैक लगा हुआ स्टेडियम है, आप वहां जा सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम, आप वहां विजिट कर सकते हैं। ये कुछ फेमस जगह हैं फरीदाबाद में। उसके अलावा YMCA यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, अगर आपको शिक्षण संस्थान घूमना है। हमारा कॉलेज है, मानव रचना यूनिवर्सिटी हमारे बगल में है, MVN यूनिवर्सिटी हमारे बगल में है और कई सारे शिक्षण संस्थान हमारे फरीदाबाद में मौजूद है, जिसका आप आराम से लुत्फ ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने फरीदाबाद से तकरीबन 30-35 किलोमीटर घूमना है तो सोहना नाम की, वैसे तो गुड़गांव जिले में आती है, सोहना नाम की एक जगह है, वहां पर नेचुरल ये अपना झरने हैं हॉट वाटर के। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी को चर्म रोग हो, स्किन डिजीज कोई हो,
तो वहां पर जाकर अगर वो स्नान करता है तो उसको राहत मिलती है। तकरीबन मेरे घर से 24-25 किलोमीटर दूर है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। एनआईएफएम का सेंटर है हमारे यहाँ, आप वहां विजिट कर सकते हैं। और फरीदाबाद के एक नेताजी हैं, मैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका घर देखने दिखाने लायक है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है फरीदाबाद में, जब आएंगे तो विस्तार से आपको उनके बारे में बताएंगे। जहां तक बिल्कुल व्यंजनों की आदित्य। बात है, औद्योगिक नगरी है, रेहड़ी पटरी के बहुत सारे व्यंजन हमारे यहाँ फेमस हैं, जैसे चुरचुर नान, लस्सी पूड़ी, इस तरह के। लेकिन फरीदाबाद का जो एक तिगांव गांव है, वहां पर मिठाई बनती है बर्फी, शुद्ध मतलब भैंस के दूध की खोए की बर्फी बनती है, और उसका नाम प्रचार प्रसार विदेशों तक है। तो जब भी आप आएंगे तो आपका मुंह मीठा उसी व्यंजन से हम कराएंगे। आप अपने श्रोताओं को बेशक बताइएगा कि जब भी फरीदाबाद जाएं, गुजरे वहां से, तिगाम की बर्फी जरूर खाएं। ओल्ड फरीदाबाद में एक रगबर हलवाई है, वहां की गुंजिया, जो हम होली के टाइम पे गुंजिया बनाते हैं, बड़ी फेमस है और लाइन लग के बिकती है। तो इस तरह के बहुत सारे व्यंजन आपको फरीदाबाद में देखने को मिलेंगे। बाकी जब आप आएंगे, आपके श्रोता हमसे कांटेक्ट करेंगे, उनको जितनी व्यवस्थित व्यवस्था हम प्रोवाइड करा सकते हैं उतनी कराएंगे। ये फरीदाबाद का थोड़ा सा व्यंजन का आपको। तो ये तो बहुत ही शानदार आपको ऑफर के तौर पे मिला है। तो अगर आप कभी भी फरीदाबाद जाए तो विमल सर से मिलना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वो आपकी सारी व्यवस्था करेंगे और हर जगह जाने के लिए हमें एक साथी की जरूरत पड़ती है, तो वो हमेशा आप सभी के साथ एक साथी के रूप में जुड़ेंगे। तो यही एक साहित्यकार की छवि होती है। एक साहित्यकार बहुत ही सरल सहज स्वभाव का होता है, जिसके बारे में अभी आप सुन ही रहे हैं, तो हम क्या ही बोले। तो चलिए, जैसे कि आदरणीय आप साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय होकर भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है आज के समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? देखो, रुचि की जहां तक बात है, हम भी कभी युवा थे, आप आज युवा हैं। बिल्कुल। आज का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। आप ये नहीं कह सकते कि युवा इन चीजों से दूर है। आपका जो परिवेश है वो कई बार परिवर्तित होता है, बदलता है। मेरे पड़ोस में एक गांव है मिर्जापुर, वहां सरपंच साहब हैं चौधरी महिपाल आर्य, उनका एक पोता है, मात्र चौथी पांचवी क्लास में वो बच्चा पढ़ता है, 9 से 10 साल उसकी उम्र है। इतना अच्छा काव्य पाठ वो करता है कि बस उसका, मेरे पास शब्द नहीं है उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। बेहतरीन किस्म का उसका काव्य पाठ है। तो ऐसा नहीं है, अगर उस बच्चे में हम देखते हैं तो वो बच्चा एक दिन युवा बनेगा, साहित्य की ओर जाएगा। आज वो आपकी लिखी, मेरी लिखी या किसी और कलमकार की लिखी हुई कविताएं मंच से पढ़ रहा है, लेकिन जब वो उस योग्य हो जाएगा, जब उसमें वो गुण आ जाएगा, तो खुद भी एक साहित्यकार बनेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग साहित्य की तरफ आना भी चाहते हैं। और जहां तक बात है, अगर आप उस परिवेश में कह रहे हैं, तो मैं कविता के माध्यम से, जैसा आज देश का माहौल आप देख रहे हैं, जो देश की देखो, मैं जिस पद पर हूं, मुझे उस पद के अकॉर्डिंग देश की सेवा करनी चाहिए। मैं जिस समाज से आया हूं, उस समाज की मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। जो सैनिक मेरा बॉर्डर पर है, उसे वहां पर सेवा करनी चाहिए। जो पुलिसमैन मेरा चौराहे पर खड़ा है, उसे वहां सेवा करनी चाहिए। देश किसी एक की बपौती नहीं है, देश किसी एक बिल्कुल। व्यक्ति की जिम्मेदारी भी नहीं है। हम सभी से मिलकर राष्ट्र का निर्माण है, और हम सभी को राष्ट्र निर्माण के हित में एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना पड़ेगा। तब हमारा एक राष्ट्र किसी अमेरिका जैसी राष्ट्र की मुकाबला कर पाएगा। लेकिन उसके पीछे जो लोग नहीं करते हैं, उनको मैं मानता हूं कि वो देश के सही गद्दार हैं। जो सिर्फ अपना पेट बड़ा और गेट बड़ा करने के मकसद से सेवाएं कर रहे हैं, वो सही मायने में देश के गद्दार हैं। तो उसी क्रम में मैंने एक दो लाइनें, एक छोटी सी रचना मैंने लिखने का प्रयास किया है कि आज देश में है बिल्कुल। गद्दार कौन। आज देश में है गद्दार कौन, जो जुल्म ज्यादतियों पर भी चुप है, घुटता खुद ही अंदर गुप गुप है, जीवन में अंधेरा किसके घुप है, पड़ा हुआ बिस्तर पर मौन, आज देश में है गद्दार कौन, आज देश में है गद्दार कौन। बोले ना जो जुर्म के खिलाफ, ओढ़े हुए जो धार्मिक लिहाफ, करता ना जो कभी भी इंसाफ, इंसानी पीड़ा पर भी है मौन, आज देश में है गद्दार कौन, देश में है गद्दार कौन। ऊंचे पदों पर हैं जो विराजमान, ऊंचे पदों पर हैं जो विराजमान, समझे खुद को जो सबसे महान,
देश हित में सिर्फ देते व्याख्यान, समरसता के नाम पर है मौन। आज देश में है गद्दार कौन, आज देश में है गद्दार कौन। शासन सत्ता पर हैं जो आसीन, शासन सत्ता पर हैं जो आसीन, सांप पालते जो अपने आस्तीन, फिर तलाशते फिरते अपनी राजनीतिक जमीन। जनता हितों पर हो जाते हैं मौन, आज देश में है गद्दार कौन, आज देश में है गद्दार कौन। शिक्षा की जो बात ना करते, शिक्षा की जो बात ना करते, ज्ञानी का जो संग ना धरते, अफवाहों को ही फैलाते फिरते, असलियत पर हो जाते मौन, आज देश में है गद्दार कौन, आज देश में है गद्दार कौन। तो देश जो है किसी एक का नहीं है। अगर हमारा देश किसी से पीछे है तो अपने ही घर के गद्दारों की वजह से है, और आगे है तो अपने ही देश में जो लोग नेक नियत से काम कर रहे हैं उनकी वजह से आगे है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि युवा साहित्य की तरफ नहीं मुड़ रहा है, युवा साहित्य की तरफ मुड़ रहा है। क्योंकि कभी कभी मैं नई सड़क दिल्ली जाता हूँ बुक्स के लिए, जैसा मैंने बताया मेरी बड़ी बेटी एमएससी मैथमेटिक्स में है, उसको किताबों की जरूरत होती है, या हमारे किसी स्टूडेंट को हमें या लाइब्रेरी को जरूरत होती है, तो हम जाते हैं। जब हम वहां देखते हैं बहुत सारा युवा रोड पर किताबें सर्च कर रहा होता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, किताबों से मोह है, किताबों से प्रेम है, तभी वो रोड पर जा रहा है। वरना अपने घर में इतनी गर्मी में या सर्दी में घर के सुख चैन को छोड़कर कोई युवा बाहर नहीं निकलता है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि युवा साहित्य की ओर, युवा का रुझान साहित्य की ओर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है रुझान है। बिल्कुल आदि। तो जैसा कि एक युवा पे, क्योंकि आप भी एक पुरुष हैं, तो एक युवा की बात करें, अगर जो कोई लड़का है बहुत युवा है तो उसके अंदर प्रतिभा है, वो साहित्य में रुचि भी रखता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां उसे कहीं ना कहीं घेर देती है। तो आपने अपनी साहित्य की यात्रा किस तरह से प्रारंभ की, और कैसे आप अपनी नौकरी को, अपने घर को और साहित्य को, तीनों को संतुलित करते हैं? देखो मुस्कान केसरी जी, एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो भारत देश है, मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 90% जो है वो किसान मजदूर परिवार हमारे भारत देश में रहते हैं। मात्र 10 से 20% लोग हैं जो शहरों में बसे हुए हैं या जो सुख संपदा का भोग कर रहे हैं। और जो भी आप चाहे सीमा पर देखिए, चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, जो भी संघर्षशील है वो तकरीबन उसी 80-90% आवाम से आता है। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत बात है, तो मेरी मदर, मैं 11th में था, मेरी मदर मुझे छोड़कर चले गए, एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग खेत में रहते थे। तो एक दिन मैं और मेरे ताऊजी के, जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, ताऊजी के बेटे, हम खेत पर थे, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, खेती करना हमारा पुश्तैनी कार्य है। तो हमारे खेत हमारे घर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर थे, और हम अपना वहां गेहूं में पानी लगा रहे थे, सिंचाई कर रहे थे। तो रोटियां हमारी नहीं पहुंची। तो मैंने देखा भैया अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखते रहते थे। तो उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ था, आतंकी। अब मुझे नहीं पता था उसका क्या मतलब है, पर मैंने ये देखा कि भैया कुछ लिखते हैं। तो जैसे जैसे मैं 11th से 12th में आया, ग्रेजुएशन में आया, फिर मैंने पीजी की। तो पीजी जब हम कर रहे थे तो हमारे एक सर थे, चंद्रभानु आर्य, जो अभी आप डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का चैनल देखते हैं, जो आईएएस को कोचिंग देते हैं, तो डॉक्टर चंद्रभानु आर्य उनके पिताजी हैं। मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं। तो वो एक काम करते थे कॉलेज में, शनिवार को हर बच्चे से, हर स्टूडेंट को मंच से बोलना सिखाते थे। उनका एक कहना था, मास्टर डिग्री कब तक आपकी सफल होगी, जब आप मंच से बोलना सीख जाएंगे, वरना ग्रेजुएशन मोर देन सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। क्योंकि जब ग्रेजुएशन करके आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है, तो उससे बड़ी तो कोई नौकरी नहीं। अगर आपने टीचर बनना है, अगर आपने मास्टर डिग्री को सार्थक बनाना है, तो आपको बोलना आना चाहिए मंच से। तो अशोक चक्रधर जी की कविताएं मैंने 1-2 वहां से मंच से पढ़ी, गुरुजी को अच्छी लगी। आवाज थोड़ी खनक है, आवाज में कुदरती है, तो उन्होंने कहा भी तू लिखा कर। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और लिखते लिखते फिर मेरे को मैं जिस कॉलेज में आया, यहाँ फरीदाबाद में ट्रांसफर होकर, वहां पर एक मैडम थी, डॉक्टर प्रीता पंवार। तो उनकी एक किताब थी,
वो किताब वहां उसमें लिख रही थी, तो मैं टाइपिंग में उनकी मदद करता था। तो मैंने उनको भी कहा, मैडम ये प्रकाशन हमारा भी करवा दो, 2-4 किताबें हमारा, मतलब 2-4 लाइनें हम भी लिख लेते हैं। तो ब्लू रोज पब्लिकेशन से मेरी पहली कविता का संकलन प्रकाशित हुआ 2020 में, कविता ये अच्छा। तल। तकरीबन वहां मेरी 25 पोयम है, और काफी फेमस उसकी, देखो कविताएं तो एक दो हैं अच्छी, उन एक दो कविताओं से मुझे काफी नेम फेम मिला, और आप जैसे लोगों से रूबरू होने का अवसर मुझे मिलता रहा, और इसी वजह से मैं आपके बीच में हूँ। अब मेरी एक दूसरी पुस्तक मार्केट में है, तीसरी आ रही है, फिर मैंने अपने सब्जेक्ट पर, क्योंकि हमारी प्रमोशन के लिए, चाहे वो प्रमोशन के लिए कह लो, चाहे शौक के लिए कह लो, आदमी दो तरह से काम करता है, एक तो बिल्कुल डंडे से, एक मजबूरी में। एक तो बिल्कुल। धक्के से बिल्कुल। काम करेगा, एक मजबूरी में काम करेगा, तो मेरे साथ दोनों ही था। तो हमने अपना अच्छा। थोड़ा सा, वो जो हमारे रिसर्च पेपर थे, मेरी पीएचडी चल रही थी, उन सब के माध्यम से नए नए लोगों के टच में आया, तो मेरी 6-7 किताब फिजिकल एजुकेशन में पब्लिश हो गई, और 2-3 किताब मेरी कविताओं की पब्लिश हो गई। आज अच्छा लगता है, आप लोगों के बीच में रहते हैं, अनेक मंचों से पढ़ते हैं, गालिब अकेडमी दिल्ली वाले हैं, कभी कभी बुला लेते हैं, वहां से पढ़ाते हैं, तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। ये हमारा थोड़ा सा साहित्य का सफर रहा। तो आदरणीय, आपकी पसंदीदा विषय क्या है, और ऐसी कौन सी रचना है जिसको पाठकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया हो? तो मेरा मानना है, मैं इस राष्ट्र का, इस देश का ऋण है मेरे ऊपर, भारत भूमि का मेरे ऊपर कर्ज है, और मैं अपने शब्दों के माध्यम से जितना कर्ज हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूं कि कम रहे। मेरे समाज का कर्ज है, मेरे माँ बाप का कर्ज है, मेरे परिवार का कर्ज है, और जिस भी लेवल पर मैं कर सकता हूं मैं कोशिश करता हूं। तो मेरा मानना यह है कि घर घर में आतंकी है, घर घर में अंबेडकर तो है ही है, पर घर घर में भी आतंकी है, घर घर में राष्ट्र निर्माता है, और घर घर में राष्ट्र को नुकसान करने वाला भी है। तो मेरा मानना यह है, अगर इस देश को, इस राष्ट्र को समरसता की तरफ एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने घर के आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल आतंकवाद शब्द, देखो अगर मैं आपको इस घर में 4 बर्तन तोड़ रहा हूं अननेसेसरी, मैं उसको भी आतंकवाद मानता हूं। जो भी काम अमानवीय है, जो भी काम मानवता को नुकसान पहुंचाता है, जिस भी हमारे कृत्य से इंसानियत शर्मसार होती है, मैं उसको आतंकवाद की श्रेणी में रखता हूं। मेरी एक बड़ी पसंदीदा कविता मैंने लिखी है, आतंकी अब यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके श्रोताओं को, आपको, आपके बिल्कुल। दर्शकों बिल्कुल को, आदरणीय, स्वागत है। आतंकी अब यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। हमने बता दिया भाई, आतंक जो है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला व्यक्ति आतंकी है, बट उसको पकड़े कैसे हम। आइडेंटिफाई हो गया, उसको सजा कैसे दें, उसको आतंकवाद से बाहर कैसे निकालें, उसको मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है, कि उसको किसकी शरण मिलती है और क्यों नहीं पकड़े जाते हैं। आम जनता पिसती है, बड़े लोग नैरेटिव चलाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, जैसे अभी आपको पता ही है बीच में पुलवामा का हमला, ये सिंदूर मिशन, बहुत कुछ हुआ है देश में रिसेंटली। तो आतंकी अब बिल्कुल यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे, सफेद पोश जब इनके आका हो जाएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। सफेद पोश किसके लिए यूज है, किसके लिए प्रयोग किया है, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। करेंगे देश को ये खोखला, करेंगे देश को ये खोखला, अपनी काली करतूतों से करके काले गोरख धंधे, अपने आका की शरण में जाएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। सफेद पोश जब इनके आका हो जाएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। चलेगा जोर इनका चहु ओर, जोर चलेगा इनका चहु ओर, अब भोली भाली जनता पर, लूटपाट और छीना जोरी करने में ये जरा ना शर्माएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। सफेद पोश जब इनके आका हो जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल होगी तार तार जब इज्जत, होगी तार तार जब इज्जत ज्ञानी और बुजुर्गों की, अपनी बहन बेटी की इनसे हम लाज कैसे बचा पाएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। सफेद पोश जब इनके आका हो जाएंगे।
लेकर उल्हाना पहुंचोगे जब, उल्हाना लेकर पहुंचोगे जब अपने नेता के घर पर, बना बेवकूफ विमल जनता का ये एक थाली में खाएंगे, आतंकियां कैसे पकड़े जाएंगे, सफेद पोश जब इनके आका हो जाएंगे, आतंकियां कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकियां कैसे पकड़े। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। जितने प्यारे प्यारे शब्दों का आपने चयन किया है और जिस अंदाज में आप प्रस्तुत करते हैं कविताएं, काबिलिए तारीफ है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपको शब्दों का जो भंडार मिला है, इसकी वजह क्या है? क्या आपने बहुत तरह की पुस्तकें पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो किस किस तरह की पुस्तकों का सजेशन हमारे श्रोताओं को आप देंगे? देखो, मैं जहां तक किताबों की बात है, थोड़ा सा पुस्तक प्रेमी हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी का जो जितना भी साहित्य है मेरे घर में है। मैंने एक छोटी सी अपने घर में लाइब्रेरी बना रखी है, सिर्फ इस जी, मकसद से तो है ही है कि मैं पढ़ूं, पर इस मकसद से भी है मेरी आने वाली संतान भले ही ना पढ़े, पर उनके दिमाग में ये रहे कि पापा की कोई लाइब्रेरी थी, बिल्कुल, वो कम से कम बता सकें। क्योंकि मेरे पिताजी थे, वो एक बात कहते थे कि छात्र के या बच्चे के हाथ में आप जो दोगे, जो खिलौना दो, उसके लिए वही खिलौना बन जाएगा। आप कलम बिल्कुल। देंगे, वो कलम से खेलेगा। आप हुँ, बैट देंगे, वो बैट से खेलेगा। बच्चे के हाथ में जो दोगे वो उसका खिलौना होगा। तो क्यों ना बिल्कुल। पुस्तकें दें। हमारे घर में ऑलरेडी पुस्तकें हैं, तो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे हुँ, हुँ। पढ़ेंगे। तो ज्यादातर मुझे मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य पसंद है। उनकी गोदान, उनकी कर्म भूमि, निर्मला, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी है। और वहीं से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा हूं आपसे कि इस देश में जितनी भी टीस है वो 70 से 80% जनता की है। आप लोगों ने टीवी में देखा है, आप लोगों ने बाकी लोगों से सुना है, मैंने उस जीवन को जिया है, महसूस किया है। हमारी 30-40 साल से ऊपर की माता बहनें उड़ीसा जैसी स्टेट में, जहां मैं रहा हूं नवोदय में, एक वस्त्र में होती हैं वो। और एक वस्त्र से आप अदरवाइज ना लें, मेरे बच्चे के जैसे हैं आप, या तो आप नीचे का तन ढकेंगे या ऊपर का तन ढकेंगे। आप आज भी चले जी, जाइए, गुर्बत है देश, लोगों के पास पहनने की चप्पल नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करने से देश महान नहीं होता है। तो जब आप उनकी टीस को अपने शब्दों में उकेरेंगे, तो वाक्य में आपके पास शब्दों का भंडार होगा। दूसरा, मेरा तो ये सोचना है कि एक कहे दूजा माने, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। आपको दूसरे की बात मानने की भी एक होनी चाहिए। और अच्छा वक्ता जब बनता है, जब वो पहले अच्छा श्रोता बने। तो शब्द भंडार तो बिल्कुल, कुछ पुस्तकों से, कुछ आप जैसे ज्ञानी लोगों से सुन सुन के इधर उधर से शब्द मिल जाते हैं। और सही में अगर आपके मन की जो भाव है, मन की अगर 30 वाक्य में इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है, तो शब्दों की कमी तो नहीं है। और आजकल तो गूगल बिल्कुल। बाबा है। अगर हुँ, आपको हुँ। कहीं, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूं, तुकांत नहीं मिलता है तो गूगल कर लीजिए, रेखता जैसी साइट पर आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाता है। तो आदरणीय जी, शब्दों बिल्कुल। की कमी नहीं है, कमी है भाव की। आपके पास भाव होना चाहिए, दूसरा आपके पास प्रेरणा होनी चाहिए। तो शब्दों की कमी तो नहीं। तो साहित्यिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? साहित्यिक जीवन में देखो, जहां तक प्रेरणा स्रोत की बात है, मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर चंद्र भानु आर्य थे, हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। उसके बाद मुझे खुद भी लगता था कि भाई हम लोग, एक्चुअली में मैंने बहुत सारा साहित्य, लिटरेचर, दलित साहित्य बहुत पढ़ा है मैंने। बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन है कि भाई जीने के, अगर आपने जिंदा रहना है, तो मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है, तो कलम से ऐसा कुछ लिख जाओ ताकि लोग आपको याद करें। एक तो वो लाइन मेरे बिल्कुल, लिए प्रेरणा स्रोत है। दूसरा, मैंने बताया, आदरणीय डॉक्टर प्रीता पवार कौशिक जी मेरी प्राचार्य रही हैं, और एक आईपीएस की बीवी वो हैं। उसके बावजूद मैंने उनको देखा है, जितने लेटर वो ड्राफ्ट करती थी, उनका अपना हाथ पेन की इंक में हो जाता था। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने 3-4 पुस्तकें प्रकाशित करवाई। उनके घर मेरा फ्रिक्वेंटली आना जाना है। और उनके भाई नहीं है, किसी घटना में एक्सपायर हो गए थे, तो बिल्कुल मुझे अपना भाई मान रखा है, और उनके आसपास जाता रहता। तो उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। और ये मिला कि यार, रिटायरमेंट, मैं सोचता था भाई रिटायरमेंट के बाद तो आदमी आजाद हो जाता है,
मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो नौकरी से ज्यादा बिजी हो गई हैं, व्यस्त हो गई हैं इन कामों में, तो ऐसी प्रेरणा मिली। दूसरा, मुझे लगता था कि मेरी मदर नहीं है, तो कम से कम मैं अपनी माँ के नाम 2-4 किताबों में छाप दूं, लिख दूं, ताकि मेरी माँ अमर हो जाए। तो ये सब मैं इस जो प्रेरणा रहा मेरा, जो साहित्य के लिए जो प्रेरित मुझे करता है, वो यही सब चीजें हैं। तो आदरणीय, आप अपने स्टूडेंट लाइफ से कह सकते हैं, क्योंकि आपने पीजी से स्टार्ट की है साहित्य की यात्रा, तो तब से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे अनुभवों को महसूस किया होगा, बहुत सारे अनुभव है आपके पास। तो आपको क्या लगता है आज का युवा एज अ करियर के लिए साहित्य को चुने, क्या उसका ये सही डिसीजन होगा? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि साहित्य शौक के साथ साथ कैरियर भी है। आप अच्छा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को देखिए, 3-4 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत बड़े लैंड लॉर्ड नहीं थे, छोटे से किसान मजदूर परिवार से आए और यहाँ तक पहुंच गए। आप अशोक चक्रधर जी को देखिए, देखो, आप मुंशी प्रेमचंद जी की, भले ही वो टीवी से उस टाइम चले गए, भले ही उनकी वो ना हुई हो, लेकिन आज उनको पूरा संसार जानता है। अगर आपने इस सोच से साहित्य की तरफ रुझान किया तो आप अमरत्व को प्राप्त होंगे, 100% होंगे। दूसरा, मैंने आपको एग्जाम्पल शैलेश लोढ़ा जी को देखिए, जिनका तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आता है, साहित्यकार है। तो ऐसा नहीं है साहित्य प्रोफेशन नहीं है, बस आपने उस प्रोफेशन को कैसे दिशा देनी है, कौन सी दिशा में आपको लेके जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा, युवाओं में मैं एक लैक देख रहा हूँ, एक अभाव देखता हूँ। हम लोग मोबाइल जीवी हो गए हैं। लाइब्रेरी हमने जाना तकरीबन बंद सा कर दिया है। और मेरा मानना यह है कि मोबाइल पे तो नरेटिव चलता है, ज्ञान तो किताबों में मिलता है। मैंने बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल। में कुछ भी लिख दिया, आपकी मेरे प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, आप मान लोगे। झूठ सच की बात बहुत देर की बात है, और तब तक हमसे बहुत कुछ छूट जाता है। इसलिए मेरा युवाओं के लिए एक संदेश रहेगा, एक छोटा सा उनको मैं आग्रह में करता हूं कि भले ही वो मोबाइल तो देखें, पर लाइब्रेरी से अपने आप को दूर ना करें। जो आप बात कह रहे हैं, सही साहित्यकार तो लाइब्रेरी में जाने के बाद बनेगा। आप 2 घंटे नहीं दे सकते, कम से कम घंटे बैठिए। और भी कुछ नहीं कर सकते तो लाइब्रेरी ऐसे ही जाकर घूम आइए। उसमें आपको पता तो लगेगा कि कितने लोगों ने साहित्य पर कितना काम किया है, वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है। दूसरा, हरियाणा में तकरीबन हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। मैं खुद एक अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का मेंबर हूँ। तो मैं युवाओं को ओके। थोड़ा सा एक फ्री में, तकरीबन फ्री में मेंबरशिप मिल जाती है, मेंबरशिप लें। और गाए बगाए जब भी उनको समय मिलता है, लाइब्रेरी जरूर, मोबाइल से बाहर की अच्छा। दुनिया है, जरूर जाएं लाइब्रेरी। ये मेरा युवाओं को एक छोटा सा संदेश रहेगा। बिल्कुल। तो आप साहित्य में सिर्फ अपनी भूमिका नहीं निभा रही हैं, बल्कि युवाओं को भी प्रेरित करते हैं ताकि वो साहित्य के क्षेत्र में आ सके। तो बहुत ही बेहतरीन खास बातचीत हो रही है। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि एक प्रस्तुति और हमारे दर्शकों के बीच, क्योंकि आपके मैं पास शब्दों का भंडार है। आपने इतने कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में ही एक डिक्शनरी बसा हुआ है, और उसी डिक्शनरी से आप शब्द निकालते हैं और एक से बढ़कर एक रचना लिखते हैं। ये तो आपका नजरिया है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, आई ब्यूटी लिव्स इन आईज ऑफ डिवोटी। जो बिल्कुल। सुंदरता है वो तो देखने वाले की नजरों में निवास करती है। आप देख पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग नहीं देख पा रहे होंगे। बट मेरा होता है। सोचना ये है, हाँ, हमें हमेशा किसी भी व्यक्ति की अच्छाई देखनी चाहिए। बुराई तो हमारे अंदर भतेरी है, उनको हम दूर कर लें। बुराई तो स्वयं के अंदर बिल्कुल। बहुत है, तो हमें अच्छाई देखनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं, मैं शुक्रगुजारी हूँ। मैंने माँ के ऊपर एक रचना लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को मेरी रचना पहुंचाएं। बिल्कुल आदरणीय। माँ तो फिर माँ ही होती है। 2 दिन पहले मातृ दिवस था, बिल्कुल। तो उसी संदर्भ में मैं अपनी एक रचना की प्रस्तुति देना चाहूंगा कि माँ तो फिर माँ ही होती है, जीवन को जीवन का जो अपनी कोख में बीज बोती है, माँ तो बस माँ ही होती है। हमको सूखे में सुलाकर गीले में खुद सोती है, माँ तो फिर माँ ही होती है। दे संस्कार समझा खेल जो दुनियादारी का देती है, माँ तो बस माँ ही होती है। आपा हमारे खिलाफ
जो कभी ना खोती है, माँ तो बस माँ ही होती है। हमारे लिए रातों को भी जो कभी चैन से ना सोती है, माँ तो बस माँ ही होती है, माँ तो बस माँ ही होती है, माँ तो बस माँ ही होती है। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही शानदार। बहुत ही खास बातचीत चल रही है हमारी। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की। आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आदरणीय, जो लगातार आपकी वीडियो को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? मैं श्रोताओं से एक बात कहना चाहूंगा कि देश में जो नैरेटिव चलाए जाते हैं, देश में जो बेवजह की बातें चलाई जाती हैं, उसको हमें अपने विजन से देखना है। तथागत गौतम बुद्ध ने एक लाइन बोली है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। हम किसी भी चीज को इसलिए ना माने कि फला आदमी ने कही है या फला बुजुर्ग ने कही है या मैंने भी कही है। आप उस बिल्कुल। बात को इसलिए माने कि ये इंसानियत के हित में कितनी तथ्यों पर खरी उतरती है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सभी का एक ही एम है, इंसानियत को बनाए रखना, अपने अंदर की इंसानियत को जीवित रखना। अगर हम एक आंख के बदले में आंख फोड़ेंगे तो एक दिन में सारे अंधे हो जाएंगे, दिन भी पूरा नहीं लगेगा। क्षमा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। क्षमा भाव होगा, इंसानियत जीवित रहेगी। इंसानियत जीवित रहेगी, मानवता फलेगी फूलेगी। मानवता फलेगी फूलेगी, हम सब शांति से, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अल्टीमेट एम यही चाहता है। शाम को चिड़िया अपने घर इसीलिए लौटती है, हम भी अपने घर इसीलिए लौटते हैं। और लास्ट मोमेंट पे सिकंदर भी सबके सामने खाली हाथ करा दिखा के इसीलिए गया था कि ये दुनिया को एक संदेश दे सके कि भाई कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में, शांति से जिए, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। अगर हम परम पिता परमेश्वर की, कुदरत की, अल्लाह की, ईश्वर की, राम की, गॉड की बात करें, और ये व्यसन, ये इतना जरूरी था, ये कपड़ा, ये चश्मा, सब कुछ जरूरी था, तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड हमें कपड़ों समेत माँ के पेट से पैदा कर सकता था। उसमें वो काबिलियत है, कुदरत में वो दम है, मैं तो मानता हूं। लेकिन इंसान को जरूरत नहीं है इतने आडंबर करने की, इसलिए उसने खाली, बिल्कुल अपना खाली तन, सिर्फ तन से हमें यहाँ भेजा। और जब आप जाते हैं तब भी हमारा जैसा तन होता है आप बताने की जरूरत नहीं है, कम वस्त्रों में जाते हैं। लेकिन कुछ हमारी ईगो, कुछ हमारे अपने व्यसन, वो इतना पाल लेते हैं कि हम अपना मानव की भी हत्या करने में जरा भी हम नहीं चूकते हैं, वो आप देख रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध की एक बात मानता हूं कि अप दीपो भव, अपना दीपक हम स्वयं जले बने। कोई दूसरा हमें समझाने बनाने बताने नहीं आएगा, दूसरा तो हमें बिगाड़ने आएगा। उस बिगाड़ने से हमको स्वयं को बचना बचाना है। नरेटिव ना चलाएं। अगर कोई नरेटिव चल रहा है तो उसको हम कसौटियों पर कितना खरा उतरता है, हमारे स्वयं के हित में, मेरे परिवार के हित में, मेरे घर कुनबे के हित में, मेरे गांव के हित में, मेरे शहर के हित में, मेरे जिले के हित में, मेरे प्रदेश के हित में और मेरे देश के हित में कितना वो काम करेगा, वो हमें जरूर सोचना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ज्यादा नहीं सोच सके तो मेरा कितना हित होगा, कितना अहित होगा, ये हमें अवश्य सोचना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी बात है, आरक्षण। लोग आरक्षण का नरेटिव चलाते हैं, भाई आरक्षण ने देश को पीछे कर दिया। मेरा यहाँ सोचना ये है, आप आरक्षण कहते किसको है? पहली बात तो ये, क्या जो संविधान से आरक्षण मिला है उसको आरक्षण कहते हैं? मैं मानता हूं वो आरक्षण तो जो एक समाज का तबका है, और उसमें विशेष तौर पर महिलाएं शामिल हैं। अगर हम 50 से पहले का भारत देख लें, हमारे महिलाओं के नाम जमीन तक नहीं होती थी। तो एक नरेटिव हम चला देते हैं अननेसेसरी, मेरी माँ भी महिला थी, आपकी माँ भी महिला थी, मेरे घर में भी महिला है, आपके घर में भी महिला है। मैं अपने घर की महिलाओं का सम्मान करो, आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, दोनों मिलकर दोनों घर की महिलाओं का सम्मान करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब महिला बेहिचक बगैर किसी डर के बाहर घूम पाए। अब माने ना माने, भले ही हम एनसीआर में रहते हैं, महिला को रात को 8 बजे के बाद डर लगने लगता है। एक हिडन हिडन डर है उसके दिमाग में, और जब तक हम उस डर को नहीं निकालेंगे तब तक हम शिक्षित तो नहीं कहला सकते। और उसके दोषी हम पुरुष हैं, मैं एग्री करता हूं।
तो मैंने एक आरक्षण को लेके एक कविता मैंने लिखी है कि मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण। मैं भी आरक्षण का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आरक्षण किसका खत्म होना चाहिए, कहां से खत्म होना चाहिए, ये एक सोचने का विषय है। कि मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरा आरक्षण आप खत्म कर दें, अपना बनाए रखे, सबका होना चाहिए, समानता तभी है। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है, शायद गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ेंगी। वोट का अधिकार उतना ही है, राष्ट्र निर्माण में उसका भी उतना ही सहयोग है। एक व्यक्ति 2 टाइम पर खाना नहीं खा पाता, ये तो विषमता हुई ना, ये तो अमानवता हुई, मानवता नहीं हुई। अगर हमें मानवता जिंदा रखनी है तो आरक्षण किसी भी लेवल पर है, खत्म करना पड़ेगा। तो मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। इंसानी कोख से हम दोनों, इंसानी कोख से जन्मे हम दोनों, फिर तू श्रेष्ठ मैं नीच कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इन इंसानी माँ की कोखों का, पर तेरा ही क्यों मेरा भी। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी। एक ही धरा पर पैर धरा, एक ही धरा पर पैर धरा, तूने भी धरा और मैंने भी धरा, पर तू अमीर में गरीब कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इस बढ़ती अमीरी गरीबी खाई का, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी। बनाए हमने कमाई के धंधे, पेट सभी को लगाए, कमाने तो जाना पड़ेगा। बनाए हमने कमाई के धंधे, इंसानियत मंदिर और मस्जिदों में। हमने धार्मिक स्थल को कमाई का धंधा बना लिया है। बनाए हमने कमाई के धंधे, इंसानियत मस्जिद और मंदिरों में, फिर तू अंदर मैं बाहर कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेद, मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इनके अंदर बाहर की कमाई का, पर तेरा ही क्यों मेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। एक ही है जाति और उत्पत्ति, एक है जाति और उत्पत्ति, हम सब इंसानों की दुनिया में। दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है अपने माँ के गर्भधारण से पैदा होता है। हम आप लोग अपने माँ बाप की संतानें हैं, पूरे दुनिया में यही सब है। और चाहे वो कोई भी जीव है, सभी की यही प्रक्रिया है। एक ही जाति और उत्पत्ति, हम इंसानों की दुनिया में, फिर कुल तेरा ऊंचा और मेरा नीचा कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इस ऊंचे नीचे कुल की खाई का, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो, मेरा ही क्यों तेरा भी। बहुत ही शानदार आदरणीय, जिस तरह से आपने हमारे श्रोताओं को प्रोत्साहित किया और जितनी बेहतरीन विषय को चुनकर आपने रचना लिखी, वो वाकई बहुत ही बेहतरीन थी। तो अब मैं अपने तमाम श्रोताओं से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। अभी आप सभी सुन रहे थे फरीदाबाद हरियाणा से आदरणीय डॉक्टर विमल सर को। आदरणीय, आपको मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और इतनी सारी चर्चा हमने विभिन्न विषयों पे की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप सभी से मैं यहीं पे लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलती हूँ अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत पुनः आभार।